पॉलिटी करंट अफेयर्स की सीरीज और उसका लेक्चर नंबर 6। सबसे पहला मुद्दा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ज्ञानवापी मॉस्क और काशी विश्वनाथ का मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में और शाही ईदगाह मॉस्क, इनके डिस्प्यूट को लेके ये पर्टिकुलर कानून जो न्यूज में रहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, पिछले 1 साल में, और साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो राम मंदिर अयोध्या की जजमेंट आई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कई बार इस पर्टिकुलर कानून का नाम लिया। क्या है कानून, इसके मेजर प्रोविजंस क्या हैं, सबसे पहला मुद्दा इसे कवर करेंगे और फिर दूसरे टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह कानून बोलता है कि अगर हमारे देश में कोई भी एक पूजा का स्थल है, पूजा का स्थान है, तो इस कानून का जो भाग 3 है, सेक्शन 3 है, वो ये बोलता है कि आप एक जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जो एक पूजा का स्थल है, उसका कैरेक्टर नहीं बदल सकते। मतलब कि आप गुरुद्वारे को मस्जिद, मस्जिद को मंदिर, मंदिर को चर्च, चर्च को मोनेस्ट्री, ये सब ऐसे कन्वर्जन जो है आप नहीं कर सकते। यह बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारे को आजादी मिली थी, तब से भारत सेक्युलर है। इन्होंने बोला कानून में कि हमारे को भारत में सेक्युलरिज्म बनाए रखना है, और ऐसे में हमारा जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। हम नहीं चाहते कि फिर से हमारे देश में धर्म के आधार पर लोगों के बीच में लड़ाई हो, और इसलिए हमने इस कानून में बोल दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेस है, वो जिस धर्म की थी वो उसी धर्म की रहेगी। मतलब कि सपोज करिए ये एक बिल्डिंग है, ये 15 अगस्त 1947 को एक गुरुद्वारा था, सपोज करिए। तो यह कानून बोलता है कि यदि ये बिल्डिंग ए 15 अगस्त 1947 को गुरुद्वारा था, तो ये गुरुद्वारा ही रहेगा। आप इस पे ये क्लेम नहीं डाल सकते कि ये तो मस्जिद है, ये मंदिर है, ये मोनास्ट्री है, ये चर्च है। अगर ये 15 अगस्त को गुरुद्वारा था, तो उसके बाद ये हमेशा ही गुरुद्वारा रहेगा। आप इस पे क्लेम डाल के इसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करने की बात नहीं कर सकते। ये जो पर्टिकुलर कानून है, यहां पे एक शब्द मेंशन्ड है, प्लेस ऑफ वर्शिप। इस कानून के अंदर डिफाइन किया गया है कि प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब क्या होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब होता है कोई भी टेंपल, कोई भी मॉस्क, कोई भी चर्च, गुरुद्वारा, मोनास्ट्री, या फिर किसी और धर्म की कोई और पूजनीय स्थल भी इस कानून के अंदर कवर होगी। अगर आप पिछले 5 साल का यूपीएससी का ट्रेंड देखते हैं, तो उसमें यूपीएससी ने हर साल किसी ना किसी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। कभी जजेस इंक्वायरी एक्ट के ऊपर, कभी आधार एक्ट के ऊपर। इस वजह से एक्ट वाले क्वेश्चंस जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, और हमारे को इन वर्ड्स का मतलब समझना जरूरी है एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, राइट। तो यहां पे कानून में जो ये नाम मेंशन्ड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इसमें ये सारी की सारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप कवर होती हैं। मतलब कि मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, मोनास्ट्री, टेंपल, और इनके अलावा कोई और यदि प्लेस ऑफ वर्शिप है वो भी कवर होगी। यहां पे एक बात और बोली गई, आपको पता है कि हर धर्म में अलग अलग सेक्ट होते हैं, अलग अलग संप्रदाय होते हैं। जैसे कि जैनिज्म में हम बात करते हैं श्वेतांबर, दिगंबर। तो ये कानून ये बोलता है, या मुस्लिम में, इस्लाम में अगर हम बात करते हैं शिया, सुन्नी, अहमदिया, एटसेट्रा, ये कानून बोलता है कि यदि ये एक लेट अस से कोई मस्जिद है जो कि सुन्नी इस्लाम की है, यह कानून बोलता है कि इवन एक धर्म के अंदर जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जो अलग अलग सेक्ट्स हैं, वो भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप इसको चेंज करो। मतलब कि ये मस्जिद अगर सुन्नी की है, तो कल को शिया मुस्लिम आके ये नहीं बोलेंगे कि इसका कैरेक्टर चेंज करके इसे सुन्नी मस्जिद से शिया मस्जिद बना दो। या कोई अगर प्लेस ऑफ वर्शिप है दिगंबर जैनिज्म की, तो कल को श्वेतांबर जैनिज्म आके ये नहीं बोलेंगे कि ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप है दिगंबर की नहीं, आज से श्वेतांबर की है। मतलब कि एक धर्म से दूसरे धर्म में तो कन्वर्जन होगा ही नहीं, और एक धर्म के अंदर एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के अंदर भी कन्वर्जन नहीं होगा। मतलब कि 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म और जिस सेक्ट, जिस धर्म और जिस संप्रदाय की वो जगह थी, वो उन्हीं की रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी अदालत में कोई भी केस पेंडिंग है, वो सारे के सारे केसेस को खारिज कर दिया जाएगा। मतलब कि यदि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया हुआ है कि नहीं, ये मस्जिद नहीं मंदिर होना चाहिए, ये मंदिर नहीं गुरुद्वारा होना चाहिए, गुरुद्वारा नहीं चर्च होना चाहिए, अगर अदालत में कोई भी ऐसा केस मौजूद है, इस कानून के आने के बाद वो सारे केसेस रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसा कोई भी केस हिंदुस्तान में नहीं सुना जाएगा, और कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह के रिलीजियस कैरेक्टर को बदलने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कोई नया केस फाइल करूंगा, तो ऐसे में आप कोई नया केस भी फाइल नहीं कर सकते इस कानून के आने के बाद।
तो 1991 में एक कानून आया। उस समय पे जगहों के रिलीजियस कैरेक्टर को बदलने के लिए जितने भी केस कोर्ट में पेंडिंग थे, सबको एक झटके में रद्द कर दिया गया और नागरिकों से यह अधिकार छीन लिया गया कि अब से यदि आपको लगता है कि यहां पे मंदिर नहीं मस्जिद था, मस्जिद नहीं गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा नहीं चर्च था, अगर आपको ऐसा कोई केस फाइल करना है, आप किसी भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। साथ में यह बोला गया कि ये जो कानून है, ये इसका एक एक्सेप्शन है। क्या? राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट है अयोध्या में, उस डिस्प्यूट साइट के ऊपर यह कानून नहीं लगेगा। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला कि हां, वहां पे बाबरी मस्जिद नहीं, एक्चुअल में राम मंदिर था और इसलिए वहां पे राम मंदिर का काम शुरू हो पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ध्यान से पढ़ा और उन्होंने देखा कि इस कानून में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यह कानून राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला जो डिस्प्यूट था वहां पे नहीं लगेगा। तो यह है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मेजर प्रोविजंस। इसी से जुड़ा एक मॉक क्वेश्चन मैंने बनाया है, पढ़ते हैं। राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ पीपल एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप इज एन एब्सोल्यूट राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह बोलता है कि हमारा धर्म परिवर्तन करने का जो अधिकार है, आपको पता है आर्टिकल 25 में राइट टू प्रोफेस प्रोपोगेट और प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन दिया हुआ है और उसी के अंदर हमारे को राइट टू कन्वर्जन भी दिया हुआ है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट बोलती है कि हमारा किसी भी व्यक्ति या किसी एक स्थल के धर्म को पलटने का जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट है और उसके ऊपर कोई भी वाजिब प्रतिबंध नहीं लग सकता। आप सोचेंगे ये स्टेटमेंट सही है गलत है, वैसे तो हिंट आपको मैंने दे ही दिया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ चाइल्ड लेबर और अनटचेबिलिटी जो है वो एब्सोल्यूट है, बाकी कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हमारा जो संसद भवन है, जो लेजिस्लेचर है, वो कोई कानून पास करके लोगों को अदालत जाने से रोक सकता है। अभी अभी हमने देखा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर संसद भवन ने कानून पास करके ये बोला कि कोई भी अदालत का दरवाजा इसलिए नहीं खटखटाएगा कि उसे एक जगह के धर्म का परिवर्तन करना है। ये हिंट मैं दे चुका हूं, चैट बॉक्स में नीचे आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लाया है 50% ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे और 30% ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन पे। यदि आप 24 अप्रैल से पहले पहले अनअकैडमी में सब्सक्राइब करते हैं 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पे, तो आपको फ्री क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम मिलेगा दिल्ली में प्रीलिम्स 2024 क्लियर करके। साथ में पूरा खर्चा इसका अनअकैडमी उठाएगा। मेंस के बाद फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ऑल्सो यदि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो 2 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा और यदि क्लियर हो गया तो आपको 100% फीस रिफंड मिलेगा। 50% डिस्काउंट तो आइकॉनिक पे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप 1 साल का लो या 2 साल का। ये वाले बेनिफिट्स 2 साल एंड अबव पे वैलिड हैं। ऑल्सो सारे के सारे प्लस सब्सक्रिप्शंस पे आपको अप टू 30% ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी पे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑप्शनल जीएस करंट अफेयर्स, 1-to-1 मेंटरशिप, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज प्री और मेंस की, सब कुछ मिलेगा। रेफरल कोड यूज करेंगे मुदित गुप्ता फॉर 50% डिस्काउंट ऑन आइकॉनिक एंड 30% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। अगला मुद्दा है सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। न्यूज में रहा, क्या होता है ये? आपने देखा होगा प्रीलिम्स 2022 में आईपीसी सीआरपीसी से यूपीएससी ने कई सवाल पूछे और इसीलिए ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहां पे मैं कवर कर रहा हूं। सेक्शन 188 ये क्या बोलता है? यदि कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ऑर्डर इशू करते हैं, यदि कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ऑर्डर इशू करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में कि कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, अभी बाहर मत निकलना, उस एरिया में आतंकवाद फैला हुआ है, अभी बाहर मत निकलना, या अभी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है, पटाखे मत जलाना, इस तरीके से अगर कोई भी पब्लिक अफसर एक ऑर्डर निकालते हैं जनता के हित में, पब्लिक के इंटरेस्ट में, और कोई नागरिक उसे नहीं मानता, वो उसको डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर करता है, मतलब कि उस आदेश की अवहेलना करता है, उस आदेश के खिलाफ जाता है, तो जो व्यक्ति उस आदेश का उल्लंघन कर रहा है, उसकी अवहेलना कर रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है, उसके ऊपर सेक्शन 188 के अंदर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। तो सेक्शन 188 किस चीज से डील कर रहा है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी ने कोई पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर निकाला है, मजिस्ट्रेट कलेक्टर वगैरह ने कोई ऑर्डर निकाला पब्लिक इंटरेस्ट में और हम उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, उसको जानबूझकर हम कह रहे हैं नहीं नहीं मैं ये ऑर्डर नहीं मानूंगा, मैं तो अपनी मनमर्जी करूंगा, ये जो आजकल एक टशनबाजी होती है कि नहीं मैं क्यों रूल मानूं, तो ऐसे में यदि आप ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मानते तो 188 के अंदर इंडियन पीनल कोड आपको पनिशमेंट हो सकती है। यहां पे पनिशमेंट का ड्यूरेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि यदि आपकी जो डिसोबीडियंस ऑर्डर की, आपकी जो अवहेलना ऑर्डर की वो छोटी मोटी है, तो यहां पे 1 महीने तक की जेल हो सकती है। और यदि आपने जो ऑर्डर का उल्लंघन करा वो इतना बड़ा है कि किसी की जान खतरे में पड़ सकती है, रायट्स हो सकते हैं या किसी की सेहत या सेफ्टी के खिलाफ वो जा सकता है, तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है, साथ में कुछ मॉनेटरी फाइन। तो 188 के उल्लंघन पे या तो 1 महीने की जेल या 6 महीने की जेल, ये जज डिसाइड करेंगे कि आपने जो नियम तोड़ा है, जो पब्लिक ऑर्डर तोड़ा है, वो कितना बड़ा था। अगर आप कोर्ट में जाके बोलते हो कि नहीं नहीं मेरी किसी को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी जानबूझ के ये ऑर्डर तोड़ा,
यूजुअली लोग क्या करते हैं, अदालत में आके बोलते हैं कि नहीं मेरी इंटेंशन खराब नहीं थी, मेरी इंटेंशन एकदम साफ थी। अगर आपने जानबूझ के ऑर्डर तोड़ा है, आपकी इंटेंशन सही थी या गलत थी उससे मैटर नहीं करता। इस सेक्शन के अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी यदि आपने वो पब्लिक अधिकारी द्वारा इशू किया गया ऑर्डर तोड़ा है तो। ये जो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 188 की, ये हमारे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 22 हमारा जो राइट टू फ्रीडम है उसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आपको पता है आर्टिकल 19 में हमारे को फंडामेंटल राइट दिया हुआ, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। या आर्टिकल 21 में आपको राइट टू लिबर्टी दिया हुआ है। मतलब कि ये जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम के, उनके ऊपर ये एक वाजिब प्रतिबंध है कि कोई पब्लिक अधिकारी, कोई अफसर जो है पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर निकाल के आपके मूवमेंट को रोक सकते हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था। ऑल्सो यदि यहां पे ऐसा लगता है कि कोई ऑर्डर गलत तरीके से पास किया गया है, कोई ऑर्डर ड्रैकोनियन तरीके से पास किया गया है, कोई ऑर्डर ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है, तो आप आर्टिकल 13 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उसका जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं कि माय लॉर्ड, मेरे को यह लगता है कि इन अधिकारी ने जो है फलाना फलाना ऑर्डर पास करा है, ये मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, इट गोज अगेंस्ट माय फंडामेंटल राइट्स एंड हेंस दिस शुड बी डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इसको आप खारिज कर दीजिए क्योंकि ये मेरे मूल अधिकारों के खिलाफ जाता है। राइट। इससे जुड़े दो सवाल थे। एक प्रीलिम्स 2017 में सवाल बनता है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। आपके अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में इसमें से क्या सही संबंध है। राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटी, मतलब कि अधिकार और ड्यूटी दोनों ही जो है वो सहज संबंध है। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, मतलब कि अगर आपके अधिकार हैं तो ड्यूटीज वगैरह की जरूरत नहीं है। राइट्स एंड नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट, अधिकार इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूटीज एंड नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट, कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको पता है कि हिंट दे देता हूं इसका, कि दोनों तरफा चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास अधिकार है तो कर्तव्य भी होने चाहिए, सिर्फ अधिकार या सिर्फ कर्तव्य हुए तो वो गलत होगा। तो इसका आंसर प्रीलिम्स 2017 का नीचे चैट बॉक्स में मेरे को बताएंगे वीडियो पॉज करके, और मैं चेक करूंगा कि वो सही है या गलत है। प्रीलिम्स 2014 का एक और सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन, एक संवैधानिक सरकार कैसी होती है। स्टेटमेंट नंबर 1, इट प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए सरकार जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रोक लगा सकती है कि नहीं, आप यहां पर राइट्स प्रैक्टिस मत करो। ये स्टेटमेंट तो मेरे को सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, भारत में ऐसा थोड़ी ना होता है। हिंट दे रहा हूं आपको। सेकेंड स्टेटमेंट, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, कि एक व्यक्ति के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी शक्ति रोकने की कोशिश करती है। हाँ सर, बात तो सही लग रही है कि एक संवैधानिक सरकार ऐसी ही होती है जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस करे, मतलब कि सरकार की शक्ति को कम से कम करे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम्स दे, लोग घूमे बाहर, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन करे, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निफाइड लाइफ करें। मतलब कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि हमारे को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लोगों के अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हिंट दे दिया, चैट बॉक्स में नीचे बताएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले अन अकेडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ और प्लस सब्सक्रिप्शन पे अप टू 30% ऑफ है। यदि आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल या उससे ऊपर का, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। 1-to-1 मेंटरशिप, गाइडेंस, ऑप्शनल जीएस, करंट अफेयर्स, सीसैट, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ एक जगह। और यदि आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। अन अकेडमी 45 डेज तक आपका पूरा का पूरा मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है दिल्ली में स्पॉन्सर करेगा। आपका फूडिंग, ट्रैवल, एकोमोडेशन सब अन अकेडमी करेगा। साथ में मेंस के बाद फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और यदि सिलेक्शन होता है तो 100% रिफंड, नहीं हुआ तो 2 साल तक का आपको एक्सटेंशन मिलेगा अन अकेडमी की साइड से। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता, सिर्फ 24 अप्रैल तक ये ऑफर वैलिड है। अपना अगला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, जिसके ऊपर कई बार पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, रिव्यू पिटीशन का। रिव्यू पिटीशन का हिंदी में अर्थ ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई जजमेंट पास करी और आपको लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाले फैक्ट्स तो कंसिडर करे ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस वाली बात पे तो गौर करा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे न्याय के खिलाफ ये जजमेंट दी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आर्टिकल 137 के अंदर, 137 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटा सकते हो रिव्यू पिटीशन डाल के। रिव्यू पिटीशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जा रहे हो कि सर आपने जो अभी पुराना ऑर्डर पास करा है उससे पूरा न्याय नहीं हुआ है, कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ है, आपने बहुत सारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये सबूत थे जिनके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने पुराने डिसीजन को दोबारा देख लीजिए, उसमें कुछ गलतियां रह गई थी, आप उसे सुधार लीजिए। या फिर सपोज करिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया
मीनवाइल ऑर्डर पास करने के बाद अचानक से आपके हाथ कोई नया सबूत लग गया कि मैं तो निर्दोष था और मेरे को नया सबूत मिल गया, तो आप ऐसे में भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो बोलने के लिए कि सर मेरे को ये मेरी निर्दोषी का सबूत मिल गया है, अब आप ये वाला सबूत भी कंसिडर करिए और पूर्ण न्याय के लिए अपनी पुरानी जजमेंट एक बारी दोबारा देख लीजिए फॉर कंप्लीट डिलीवरी ऑफ जस्टिस, न्याय के पूर्ण डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 137 के अंदर रिव्यू पिटीशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, न्यूज में था, आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है, हैंडआउट में मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं सबका हैंडआउट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे पिंड है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हर लेक्चर के बाद जो हैंडआउट है वो अपडेट हो जाता है इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। राइट, तो 137 आर्टिकल नंबर हमने देख लिया, रिव्यू पिटीशन से डील करता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 145 की, ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अलग अलग रूल्स बनाने की। तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन के जो रूल्स बनाता है वो बनाता है आर्टिकल 145 के अंदर। तो दो बातें हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक बात है रिव्यू पिटीशन का कॉन्सेप्ट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है 137 में, रिव्यू पिटीशन के रूल्स कौन से आर्टिकल के अंदर बनते हैं 145 के अंदर बनते हैं। ये दो अलग बातें हैं, दो अलग क्वेश्चन बनेंगे इनके ऊपर, ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 145 के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रिव्यू पिटीशन के रूल्स बनाए। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है क्या रूल्स बनाए, एक बार देख लेते हैं। यह बोला गया कि अगर आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट के आगे कि आप अपनी एक बार जजमेंट दोबारा से देख लो, तो वो आप सिर्फ 30 दिनों के अंदर अंदर कर सकते हो। मतलब कि जब जजमेंट पास हो गई उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, रिव्यू पिटीशन डालने का यह मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को वो सुनना ही पड़ेगा, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, ये सुप्रीम कोर्ट का विवेक होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन को दाखिल करता है या नहीं करता। मतलब सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज भी कर सकता है और उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ये डिस्क्रिशन है सुप्रीम कोर्ट का। आपको एक स्टेटमेंट दे देगा वो प्रीलिम्स में कि रिव्यू पिटीशन जो है वो आपका राइट है, आपका राइट नहीं है, वो रिव्यू पिटीशन आपका राइट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। ये दो बातों में फर्क है। यदि रिव्यू पिटीशन आपका अधिकार होता तो सुप्रीम कोर्ट को वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे इंटरप्रेट करा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिव्यू पिटीशन जनता का अधिकार नहीं है, वो मेरे पास आ सकते हैं रिव्यू पिटीशन लेके, लेकिन ये मर्जी मेरी है कि मैं उसे दाखिल करता हूं या नहीं करता हूं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा इधर से, राइट। अच्छा, तो सवाल उठता है कि सर ये जो रिव्यू पिटीशन हम फाइल करते हैं ये हमारे को किसके आगे फाइल करनी है, ये जो रिव्यू पिटीशन दाखिल करते हैं, जो पुरानी जजमेंट है, जिन जजेस ने वो पुरानी जजमेंट पास करी थी उन्हीं जजेस के आगे रिव्यू पिटीशन जाती है। मतलब कि जो रिव्यू पिटीशन जाती है वो सेम बेंच के आगे जाती है जिस बेंच ने आपको जो जजमेंट सुनाई थी। तो जो भी जजमेंट आई उसके 30 दिनों के अंदर अंदर सेम बेंच के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि मेरा जस्टिस पूरा नहीं हुआ है, आप एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए। यदि उस बेंच में कोई जज अनअवेलेबल हो गए, एब्सेंट हो गए, चले गए, तो उनकी जगह कोई नए जज आ सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश यही रहती है कि सेम बेंच के आगे रिव्यू पिटीशन फाइल की जाए, सेम बेंच के आगे रिव्यू पिटीशन जो है दाखिल की जाए। और एक बात ध्यान रखनी है कि जो रिव्यू पिटीशन का सारा काम होता है ना वो हमेशा रिटन फॉर्मेट में होता है, वो हमेशा रिटन फॉर्मेट में होगा। ओरल प्रोसीडिंग्स नहीं होते इसमें, नो ओरल प्रोसीडिंग। आपने मूवीज और या टीवी सीरियल वगैरह में क्या देखा होगा, माय लॉर्ड मेरा क्लाइंट ये बोलना चाहता है, माय लॉर्ड मेरे पास एक नया सबूत आया है, वो हो गई ओरल प्रोसीडिंग। बोल बोल के आप जज के सामने सबूत, गवाह, अपील, दलील ये सब पेश कर रहे हो, वो हो गई ओरल प्रोसीडिंग, राइट। रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल करते हो सेम बेंच के आगे तो ओरल प्रोसीडिंग नहीं होगी, सब कुछ लिखित में होगा। मतलब आपने लिख के एप्लीकेशन दे दी जज साहब को कि सर ये मेरी रिव्यू पिटीशन है, आप ये जरा मेरी रिव्यू पिटीशन एक बारी देख लो। तो ओरल प्रोसीडिंग नहीं होगी, ये सारी की सारी रिटर्न में होगी। ओरल प्रोसीडिंग सिर्फ उस केस में होगी जहां पे कोई डेथ सेंटेंस है या फिर कोई दूसरे रेयर केस में जो है ओरल प्रोसीडिंग हो सकती है। मतलब कि ओरल प्रोसीडिंग बहुत ही रेयर केस में होती है जहां पे या तो कोई डेथ सेंटेंस इन्वॉल्व है, किसी को फांसी की सजा सुना दी ऐसा कुछ, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा रेयर केस है, उस केस में ओरल प्रोसीडिंग हो सकती है, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में रिटर्न प्रोसीडिंग ही होती है। इसके अलावा रिव्यू पिटीशन कौन फाइल करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो उस केस की पार्टीज थे, जो जजमेंट से इंपैक्ट हो रहे हैं, सिर्फ वो लोग रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता कि नहीं मैं तो पीआईएल एक्टिविस्ट हूं मैं डालूंगा ये पिटीशन, नहीं नहीं नहीं, पीआईएल अलग कॉन्सेप्ट है, रिव्यू पिटीशन अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना। इसके अलावा
रिव्यू पिटीशन के क्या ग्राउंड्स होते हैं? पहला ग्राउंड है रिव्यू पिटीशन का कि यदि केस में कोई नया एविडेंस आ गया, यदि कोई रिकॉर्ड में मिस्टेक हो गई, कोई फैक्चुअल एरर आ गई, किसी और कारण से कोई कोर्ट ने कहा कि जो है ये जरूरी है सुनना, मतलब कि जो आपने रिकॉर्ड्स देखे, जो आपने एविडेंसेस देखे, जो आपने सबूत देखे, उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उन सब केसेस में आप जो है रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि ये जो रिव्यू पिटीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन ऑफ एरर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब कि पुरानी वाली जजमेंट सुनते हुए कोई गलती हो गई, कोई फैक्चुअल एरर हो गई, या फिर कोई हमसे भूल हो गई, सिर्फ उसको सुधारने के लिए हम जो है ये रिव्यू पिटीशन सुनेंगे। रिव्यू पिटीशन इज नॉट एन अपील टू द जजमेंट। रिव्यू पिटीशन जो होती है वो अपील नहीं है जजमेंट की। रिव्यू पिटीशन इज नॉट एन अपील, ये सिर्फ एक करेक्शन है। मतलब कि प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट निकलेगा कि जो रिव्यू पिटीशन है वो पुरानी जजमेंट का एक अपील मैकेनिज्म है, एक एपीलेट मैकेनिज्म है। जवाब है ना, ये सिर्फ एक करेक्शन वर्क का माध्यम है, ये सिर्फ एक करेक्शन वर्क का तरीका है। आप इसको ध्यान रखिए कि यदि कोई सबूत में गलती थी, कोई नया सबूत आ गया, जज साहब से कोई गलती हो गई, कोई फैक्ट मिस हो गया, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए, उन गलतियों को सुधारने के लिए ये रिव्यू पिटीशन करेक्शन वर्क का कॉन्सेप्ट लाया गया। अदरवाइज इसको अपील नहीं मानेंगे। रिव्यू पिटीशन इज नॉट अपील, ये बात ध्यान रखेंगे आप। इट इज नॉट appellate jurisdiction of the Supreme Court, it is review jurisdiction of the Supreme Court, जो कि पुरानी गलतियां सुधारने के लिए यहां पे लाया गया कॉन्सेप्ट। एक प्रिंसिपल होता है जुडिशरी में जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस होता है, इसका मतलब होता है कि अदालत ने जो निर्णय सुना दिया वो उसके साथ खड़े रहेंगे। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बनेगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस क्या होता है। ये जो प्रिंसिपल है स्टेयर डिसाइसिस का, इसका मतलब होता है कि अदालत ने जो निर्णय दिया है वो उस पर प्रतिबद्ध रहेंगे, उस पर खड़े रहेंगे, उस पर टिके रहेंगे, उस पर अडिग रहेंगे। ये जो रिव्यू पिटीशन का कॉन्सेप्ट है, करेक्शन वर्क का कॉन्सेप्ट है, अपनी पुरानी गलतियां सुधारने का कॉन्सेप्ट है, ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, एक एक्सेप्शन है स्टेयर डिसाइसिस के प्रिंसिपल का। प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट निकलेगा कि ये जो रिव्यू पिटीशन है ये स्टेयर डिसाइसिस के प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जवाब है हां, बिल्कुल सही है कि वैसे तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट अपनी बात पे टिका रहता है, अडिग रहता है, हिलता नहीं है, लेकिन रिव्यू पिटीशन के अंदर पुरानी गलतियां सुधारने के लिए कोर्ट अपने ही डिसीजन को दोबारा से रिव्यू कर सकता है, अपने ही डिसीजन को दोबारा से देख सकता है। यहां पे एक बात और बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि रिव्यू पिटीशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है, खारिज हो जाती है, आपने लिख के एप्लीकेशन में पुराने वाले बेंच को ही ये बोला कि आपसे मेरे ख्याल से गलती हो गई है, ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, तो जरा एक बार देख लेना। ऐसे में यदि आपकी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो जाए, आपकी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो जाए, तो आपको एक और मौका दिया जाएगा अंडर क्यूरेटिव पिटीशन। तो डॉट्स कनेक्ट करके क्या बना, जजमेंट आ गई, जजमेंट के 30 दिनों के अंदर अंदर रिव्यू पिटीशन डाल दो। रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो गई तो अच्छी बात है, रिजेक्ट हो गई तो आपके पास क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट है। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आर्टिकल 137 में क्यूरेटिव पिटीशन वर्ड मेंशन्ड नहीं है। 137 में सिर्फ रिव्यू पिटीशन लिखा हुआ है। आपको स्टेटमेंट देगा कि इनमें से कौन कौन से वर्ड्स आर्टिकल 137 में मेंशन्ड हैं, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 137 में सिर्फ रिव्यू पिटीशन मेंशन्ड है, क्यूरेटिव पिटीशन मेंशन्ड नहीं है। तो सर ये इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 में ये बोला कि क्यूरेटिव पिटीशन जो कॉन्सेप्ट है, जब आप रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो कि प्लीज एक बार सुन लो दोबारा से, उसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इसे ला रहे हैं, जैसे केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का एकदम से नया कॉन्सेप्ट ले आए थे, वैसे ही रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा में क्यूरेटिव पिटीशन का एक नया कॉन्सेप्ट ले आए थे। अब इन्होंने ये बोला कि ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है। इन्होंने ये बोला यहां पे कि इस वर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस होगा, इसका जो पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड होगा कि कौन से आर्टिकल में इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो वो है आर्टिकल 137 कि आप अपनी एक बारी पुरानी गलती सुधारने के लिए हमारी एप्लीकेशन देख लो। तो यहां पे दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है कि क्यूरेटिव पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्सेप्ट जो है क्यूरेटिव पिटीशन का, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 137 है।
ये ध्यान रखेंगे कि इसका ग्राउंड जो है वो 137 है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, राइट। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस में बोला कि हम नहीं चाहते कि कोर्ट की वजह से किसी का भी नुकसान हो, किसी भी आदमी के साथ कुछ गलत हो कोर्ट की वजह से, और इसलिए हम एक और मौका देते हैं कि यदि आपकी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गई है तो आप हमारे साथ अपनी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हमारे पास अपनी क्यूरेटिव पिटीशन लेके आ रहे हो तो उस केस में आपको हमारे सामने ये स्थापित करना होगा, ये साबित करना होगा, ये प्रूव करना होगा कि आपके जो प्राकृतिक न्याय है, आपका जो नेचुरल जस्टिस है, उसका वायलेशन हो रहा है। रिव्यू पिटीशन में हमने क्या देखा था कि कोई नई गलती आ गई, कोई नया फैक्ट आ गया, कोर्ट को लग रहा है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई, उस केस में रिव्यू पिटीशन दाखिल हो सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन में आपको स्थापित करना पड़ेगा कि मेरा जो नेचुरल जस्टिस है, मेरे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, आपकी जजमेंट की वजह से वो वायलेट हो रहे हैं, इसलिए आपको अपनी जजमेंट दोबारा से देखनी चाहिए, क्योंकि मेरा जस्टिस जो है, नेचुरल जस्टिस, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है आपकी गलत जजमेंट की वजह से। यह है क्यूरेटिव पिटीशन। अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा अशोक हुर्रा 2002। रिव्यू पिटीशन में हमने देखा था कि ये जो रिव्यू पिटीशन डाली आती है वो डाली आती है पुरानी वाली बेंच को, मतलब कि जिस बेंच ने जजमेंट दी उसी सेम बेंच को रिव्यू पिटीशन डाली आती है। क्यूरेटिव पिटीशन में ये हो रहा है कि आप क्यूरेटिव पिटीशन डालते हो 3 जजेस के एक बेंच को। ये अलग बेंच है। अब जिस बेंच ने जजमेंट सुनाई थी, जिस बेंच ने रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट करी है, ये उससे अलग है। यहां पे बोला गया कि एक नई बेंच बनेगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंपलसरी होंगे, साथ में 2 ऐसे जजेस होंगे जिन्होंने रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट करी थी। 3 जजेस का बेंच बनेगा और वो देखेंगे कि ये क्यूरेटिव पिटीशन हमारे को एंटरटेन करनी है नहीं। डॉट्स कनेक्ट करवा देता हूं फटाफट से। एक बेंच ने जजमेंट पास करी, आप खुश नहीं हो, रिव्यू करवाना चाहते हो, कोई करेक्शन वर्क करवाना चाहते हो, आपने सेम बेंच के आगे रिव्यू पिटीशन डाल दी, रिजेक्ट हो गई। अब क्यूरेटिव पिटीशन आएगी, ये दिखाते हुए कि मेरा नेचुरल जस्टिस जो है खराब हो रहा है, किसके आगे आएगी? पुराने बेंच के आगे नहीं आएगी, नए बेंच के आगे आएगी। उस नए बेंच में कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 ऐसे जजेस जिन्होंने पुराने वाले बेंच में आपकी रिव्यू पिटीशन खारिज करी थी, राइट। यूजुअली जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है वो बंद चेंबर के अंदर, बंद कोर्ट के अंदर सुनी जाती है, लेकिन अगर आप स्पेशल रिक्वेस्ट करो तो इसे ओपन कोर्ट में भी अलाउ किया जा सकता है। ओपन कोर्ट का मतलब होता है, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, आजकल सुप्रीम कोर्ट का चैनल बनकर वहां पे लाइव प्रोसीडिंग चलती रहती है कि कौन से अपील दलील चल रही है, कौन से जज ने क्या बोला, कौन से वकील ने क्या बोला। इसे कहते हैं ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा कोर्ट जिसकी प्रोसीडिंग्स को कोई भी देख सकता है। आप घर बैठे आराम से लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे देख सकते हो कि हाँ वहां पे क्या चल रहा है, कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ, कौन से एक्ट सेक्शन या सीआरपीसी आईपीसी का इस्तेमाल हुआ, आप वो सब देख सकते हो। इसे कहते हैं ओपन कोर्ट, मतलब कि जिसे जनता फ्रीली देख सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन हमेशा क्लोज्ड कोर्ट के अंदर सुनी जाती है, जिसे जनता ना तो देख सकती ना सुन सकती, मतलब कि प्राइवेसी में क्यूरेटिव पिटीशन सुनी जाती है। लेकिन अगर आप एक स्पेशल रिक्वेस्ट डाल रहे हो कि सर नहीं नहीं नहीं, मैं ये बंद कमरे में नहीं चाहता, मैं चाहता हूं पूरी दुनिया इसका लाइव टेलीकास्ट देखे, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप मेरी क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट करते हो तो इसे ओपन कोर्ट में सुनिएगा। अगर ऐसी कोई पिटीशन डाली आती है तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि हाँ सर, क्यूरेटिव पिटीशन अब ओपन कोर्ट में सुन लेते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यह हमेशा एक क्लोज्ड कोर्ट में ही सुनी जाती है। प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलेगा यहां से। तो हमने देखा रिव्यू पिटीशन क्या होता है, हमने देखा क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है। जजमेंट, जजमेंट के बाद रिव्यू पिटीशन, रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन। रिव्यू पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो मैं यहां पे कवर करा देता हूं। लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, हैंडआउट में सब कुछ मेंशन्ड है। इस लेक्चर के बाद टेलीग्राम पे पूरा हैंडआउट डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे फटाफट से ज्वाइन कर लो, राइट। रिव्यू पिटीशन, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड 2013 ये बोलता है कि रिव्यू पिटीशन जो है वो एक अपील नहीं होती। ये तो मैं आपको 4 बार बता चुका अभी कि अगर आप जजमेंट के सुधार के लिए कोई पिटीशन डाल रहे हो तो वो अपील नहीं मानी जाएगी। दिस इज नॉट एपिलेट जुरिस्डिक्शन, दिस इज रिव्यू जुरिस्डिक्शन फॉर करेक्शन वर्क। मैंने आपको बताया कि रिव्यू पिटीशन जो होता है वो अपील नहीं मानी जाती। तो ठीक है, ये जजमेंट क्लियर हो गई। अगली जजमेंट है पंचम लाल पांडे वर्सेस नीरज कुमार मिश्रा 2023। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, अभी इसी साल पास हुई है। क्या बोला गया कि रिव्यू पिटीशन का मतलब स्क्रूटिनी नहीं होता। मतलब रिव्यू पिटीशन का मतलब यह नहीं होता कि पुरानी वाली जजमेंट को क्लॉज बाय क्लॉज देखो क्या है, ये सब नहीं। सिर्फ अगर कोई गलती दिख रही है ना, उसको सुधारने के लिए हम रिव्यू पिटीशन ले लेंगे। वरना अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि हम अपने पुराने जजमेंट को दोबारा से अपील होने देंगे, दोबारा से सुन लेंगे, नहीं 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 नहीं। रिव्यू पिटीशन का सिर्फ एक काम होता है, नेचुरल जस्टिस को प्रोटेक्ट करना, कंप्लीट जस्टिस को प्रोटेक्ट करना, और कोई अगर गलती हो गई तो उसका करेक्शन वर्क करना। रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कंप्लीट डिलीवरी ऑफ जस्टिस, करेक्शन वर्क।
बस, इसका मतलब अपील नहीं होता। तो 2023 की जजमेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ये वर्ड रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन, दोनों वर्ड्स को अच्छे से समझ लेना। एक मुद्दा और है कि क्या हाईकोर्ट के पास रिव्यू पिटीशन होती है? हाँ सर, बिल्कुल होती है। हाईकोर्ट जो है हमारे, वो भी अपनी खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, उनका करेक्शन वर्क कर सकते हैं। ये बात आप याद रखेंगे कि करेक्शन वर्क करने की जो पावर है, गलतियों को सुधारने की जो पावर है, वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 137 के अंदर है, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंदर है। ये आर्टिकल नंबर याद होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू पावर होती है और हाई कोर्ट की जो रिव्यू की पावर है वो अलग होती है। उनमें बहुत ज्यादा माइन्यूट माइन्यूट छोटे छोटे बारीक बारीक फर्क होते हैं, उनमें जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिस तरीके से ये समीक्षा याचिका को हैंडल कर रहे हैं वो अलग होता है। उनकी शक्तियां, उनकी पावर रिव्यू पिटीशन को लेकर बिल्कुल अलग होती हैं। राइट। प्रीलिम्स 2021 में इसको लेकर एक सवाल बना था, क्या any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of President? राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, वो किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि सर अभी जजेस की थोड़ी कमी हो रही है, जरा हमारी मदद कर दो। वैसे तो स्टेटमेंट मेरे को सुनने में सही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। सेकंड स्टेटमेंट, हाई कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। हाई कोर्ट के पास रिव्यू की पावर तो है, लेकिन मैंने क्या बोला, पावर अलग होती है। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वैसे ही हाई कोर्ट के पास है। हिंट दे देता हूं, रिव्यू पावर दोनों के पास है, लेकिन पावर में बहुत फर्क है। मैंने आपको बताया छोटे 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 काफी फर्क है। तो ध्यान से सोचो, सेकंड स्टेटमेंट सही है गलत है, और चैट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। राइट। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी का 50% ऑफ चल रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, 30% ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन पे। सिर्फ 24 अप्रैल तक ये ऑफर वैलिड है। 1-to-1 मेंटरशिप, गाइडेंस, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑप्शनल जीएस, करंट अफेयर, सीसैट, आंसर राइटिंग, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सबके लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। यदि आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा फ्री क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम दिल्ली में मिलेगा 45 डेज, जो अनअकैडमी पूरा स्पॉन्सर करेगा, आपका ट्रैवल, अकोमोडेशन, सब कुछ। आप यहाँ पे आंसर राइटिंग और कंपलसरी पेपर, ऑप्शनल, सब कुछ कवर कर सकते हो। अगर मेंस क्लियर होता है तो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और सिलेक्शन होता है तो 100% रिफंड मिलेगा, नहीं होता तो 2 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा अनअकैडमी की साइड से। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। साथ में नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। 20 अप्रैल से हिंदी में लक्ष्य बैच और बाइलिंगुअल में आरंभ बैच 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है। साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 23 अप्रैल को हमारा अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट है, जहां पे 90% तक की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता सब्सक्राइब करने के लिए। मिलेंगे 7वें लेक्चर में जल्दी। लेट्स क्रैक इट।